नमस्कार। आज काफ़ी दिनों बाद फिर से एक छोटा सा वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और एक ये कह सकता हूँ कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इस वीडियो में हम पूरी खुशखबरी को देखेंगे कि किस प्रकार की खुशखबरी है। तो आपको मैं बता दूं कि आज ही आरपीएससी द्वारा राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर विज्ञप्ति जारी हुई है और बहुत बड़ी, युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है अपने आप में, जो कि बहुत बड़ी भर्ती आई है और काफ़ी लंबे समय से एस्पिरेंट्स को इसका इंतज़ार था और आखिरकार वो घड़ी आ गई है और आरपीएससी ने नोटिफिकेशन को आउट किया है। और बहुत बड़ी भर्ती है, मान के चलिए कि लगभग 800 से ऊपर की भर्ती है करीबन। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा देखेंगे कि सब इंस्पेक्टर पुलिस का क्या रणनीति है, अपन कैसे तैयारी करें, कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करें और इस एग्ज़ाम के लिए वास्तव में कितनी तैयारी करें और किस दिशा में तैयारी करें ताकि अपन इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। तो आज अपन देखेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 जिसका नोटिफिकेशन आज आरपीएससी ने रिलीज़ किया है। तो ये बहुत बड़ी भर्ती है, इसलिए काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि आप यदि पूरे रणनीति के साथ में, सटीक रणनीति के साथ में आप यदि तैयारी करते हो तो इस एग्ज़ाम को आप अच्छे से क्लियर कर लोगे। इसमें कोई वो है नहीं, क्योंकि 2016 की जो वैकेंसी थी सब इंस्पेक्टर की, जो अभी भी चल रही है, जिसका मेडिकल हो गया है और ज्वाइनिंग मिलने वाली है, तो उस हिसाब से ये भर्ती काफ़ी और जल्द से जल्द पूरी होने की पूरी संभावना रहेगी। तो आज अपन देखते हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती से संबंधित किस प्रकार से तैयारी करें कि इस एग्ज़ाम को अपन क्लियर कर लें। तो थोड़ा सा अपन देखते हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती की बात करूं तो इसके अंदर आपको पता है 3 स्ट्रीम है, 3 लेवल है। देखिए इधर, अब कहने का मतलब है इसको आपको 3 लेवल से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लेवल फर्स्ट की, उसके बाद सेकंड और आफ्टर देन थर्ड। अपन इन तीनों स्टेप की बात करेंगे, तीनों लेवल को देखेंगे। जो लेवल फर्स्ट है, सबसे पहले क्या होगा, आपकी एग्जाम होगा। क्या होगा? एग्जाम। आफ्टर देन सेकंड स्टेप में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट, और आफ्टर देन आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू, ठीक है। तो देखिए 3 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा और अपन देखेंगे तीनों स्टेप को अपन किस तरह से फॉलो करें कि इस एग्जाम को अपन बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आज की इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, समझना। मैं सारी किताबों की भी लिस्ट बताऊंगा आपको, कौन कौन सी रेफरेंस बुक आपको यूज करनी है, तो सारी चीज़ें अपन देखें। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम की। देखिए एग्जाम की बात करते हैं दोस्तों। एग्जाम के अंदर आपको ध्यान रखना, इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, ठीक है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, 2 पेपर होते हैं। आप ये मानकर चलिए दोनों पेपरों की अपन बात करते हैं, काफ़ी कह सकता हूँ कि इतना कोई लंबा भारी भरकम एग्जाम नहीं है। बहुत सरल तरीके से अपन यदि सही दिशा में और सही रणनीति के साथ में यदि 5-6 महीने यदि स्टडी कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपको कोई ज़्यादा जोर नहीं आएगा। तो बात करते हैं दोनों पेपर की। जो आपका पेपर फर्स्ट है वो है आपकी, दोनों ही पेपर 200-200 अंक के हैं। फर्स्ट पेपर होगा आपके हिंदी का, ये आपके 200 अंक का होगा, और सेकंड पेपर आपका होगा जीके एंड, ठीक है, जीके एंड जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस, ठीक है। तो जीके एंड जनरल साइंस ये भी कितने अंक का होगा? 200 अंक का, यानी दोनों पेपर 200-200 अंक के होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों पेपर 200-200 अंक के होंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, इसके अंदर भी मिनिमम मार्किंग है, ध्यान रखिए। देखिए मिनिमम जो मार्किंग है उसका भी ध्यान रखना है। मिनिमम मार्किंग कितनी है? मिनिमम मार्किंग की मैं बात करूं तो आपको किसी भी एक पेपर में कम से कम 36% अंक लाना है, कम से कम 36, ठीक है। अब जैसे इसमें नियम यह है कि एक पेपर में आपके 37% आ जाए
तो कम से कम एक में 36 आ सकता है, दूसरे में आपको 40% से ज्यादा लाना है। कहने का मतलब एक पेपर में आपके 36% आ रहे हैं, दूसरे में आपके ज्यादा आ रहे हैं, तो भी आप क्या हो, एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्राइटेरिया है, यानी 40% लाना है। और किसी भी एक पेपर में यदि आपकी 36% आ रहे हैं तो भी आप एग्जाम आपका क्लियर माना जाएगा, ये इसके अंदर दे रखा है। वैसे 40% है, लेकिन किसी भी एक पेपर में आपके नंबर 36% तक हो सकते हैं। यदि मान लो एक में 50% है और एक के 36 आ रहा, तो भी आप इसके अंदर क्लियर माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक में आपका 36 आ रहा, दूसरे में 40 आ रहा, ऐसा नहीं। कम से कम आपको दोनों का जो है एवरेज है वो 40% होना चाहिए। एक में ज्यादा है, दूसरे में कम है, तो भी आप इसके अंदर क्या हो, एलिजिबल हो। ठीक है, तो एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम बहुत ज्यादा इतना कोई नहीं है, आपको ध्यान रखना है। दो ही पेपर है केवल, हिंदी और जीके एंड जीएस। देखिए इधर अपने दोनों पेपरों की बात करते हैं। सबसे पहले हिंदी को देखते हैं। हिंदी की मैं बात करूं, हिंदी बिल्कुल सरल तरीके से देखना है। हिंदी की अपन बात करते हैं, तो हिंदी की मैं बात करूं दोस्तों, तो हिंदी के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सरल है। आपको केवल और केवल ग्रामर पढ़नी, क्या पढ़नी है, आपको केवल और केवल ग्रामर की ही बात करनी है। केवल ग्रामर आएगी इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है। और ग्रामर के अंदर मैं बात करूं, हिंदी के अंदर बहुत ही सरल। जैसे देखिए हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी के अंदर आपके पूरी ग्रामर है। जैसे ग्रामर की बात करूं, कौन कौन से टॉपिक है, जिसके अंदर आपको पता है कि संधि है, समास है, प्रत्यय है और उपसर्ग है। इसके साथ साथ आपकी वाच्य है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया है। और इसके साथ साथ में आपकी, जैसे मैं बात करूं पर्यायवाची शब्द की, विलोम शब्द की, सिनोनिम्स, एंटीनॉम्स, ठीक है, वन वर्ड। इसके साथ साथ आपके लोकोक्ति, मुहावरे, पारिभाषिक शब्दावली, ऐसे सबको मिलाकर के पूरा का पूरा एक पेपर आपकी ग्रामर से रिलेटेड रहेगा। और मैं कह सकता हूं कि आप ग्रामर के लिए किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो। और मैंने जो तैयारी की थी और मेरी जो रणनीति थी, तो आप मेरे हिसाब से मानस पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। मैं ग्रामर की बात करूं, बुक्स की बात करूं, तो इसके अंदर आप मानस पब्लिकेशन, मानस पब्लिकेशन की बुक को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये बुक्स, इसके साथ साथ आप राघव प्रकाश पढ़ सकते हो, राघव प्रकाश हिंदी। इसके साथ साथ आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक आती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक आती है 9 to 10, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक आती है 9 to 12, इसको फॉलो कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से हिंदी की तैयारी जिसमें आपको केवल ग्रामर का पोर्शन ही पढ़ना है, तो इसके अंदर आप, मेरे हिसाब से ये 3 बुक बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। और आराम से आप इस बुक को 5, 7, 8, 10 बार आप रिवीजन करिए, बार बार पढ़िए। लगभग आपको 90% जो क्वेश्चन है इस बुक से आपको मिल जाएंगे। वैसे मैंने मानस पब्लिकेशन की बुक को फॉलो किया, आप भी इसको करिए। लगभग आपकी पूरी जो पिछला पेपर था पूरा का पूरा इस बुक्स में से आया, लगभग 90%। चूँकि 10% पेपर ऐसा आता है जो किसी भी बुक से अपन मैच नहीं करा सकते उसको, तो उस हिसाब से 90% आप आराम से इन तीनों किताब को पढ़ करके हिंदी का बढ़िया स्कोर कर सकते हो। इस बार की जो वैकेंसी में आपको बताऊं, हिंदी में लोगों के 190, 185 से अबोव नंबर थे 200 में से, लेकिन जीके थोड़ा सा कम रहा। तो आप भी कोशिश कर सकते हो, हिंदी को आप इस बुक को फॉलो करोगे, बार बार स्टडी करोगे, लगातार प्रैक्टिस करोगे, तो 190, 185 कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं है, आराम से आप इसको ला सकते हो। ठीक है, तो हिंदी मैं कह सकता हूँ कि हिंदी के अंदर इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बहुत ही सरल तरीके से ये किताब बहुत अच्छे तरीके से समझाई हुई है, आप इसको फॉलो करोगे, मेरे हिसाब से अच्छे से क्लियर कर लोगे। ठीक है, बात करते हैं पेपर 2 की। अब ये पेपर 2 थोड़ा सा डायनेमिक है, इसको थोड़ा सा देखना। देखिए हिंदी की बात में अपन जीके की बात करते हैं, जीके एंड जीएस की बात करते हैं। तो जीके एंड जीएस की बात करूं मैं, इसको थोड़ा सा आपको देखना है। ये जो पेपर है पूरा का पूरा आरएएस प्री वाला पेपर है। ठीक है, पूरा का पूरा जो आरएएस प्री का पेपर होता है सेम टू सेम है। ध्यान रखिए, आरएएस प्री का जो सिलेबस है पूरा का पूरा कॉपी कर रखा है। तो उस हिसाब से आरएएस प्री की मैं बात करूं, जिसके अंदर आपको मेजर सारे टॉपिक देखने हैं। जैसे कंटेंट की बात करूं मैं, तो इसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले राजस्थान जीके कंप्लीट पढ़ना है। राजस्थान जीके के अंदर आपको जियोग्राफी पढ़नी है पूरी, आपको हिस्ट्री पढ़नी है,
और हिस्ट्री के साथ में आपको आर्ट एंड कल्चर भी पूरा देखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब सारे सब्जेक्ट हो गए राजस्थान जीके। उसके बाद में मैं बात करूं राजस्थान जीके के बाद में आपका इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही आपके हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूं इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, और इंडियन पॉलिटी के बाद में आपका इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है इंडियन हिस्ट्री भी है इसके अंदर। आपको ध्यान रखिए इंडियन हिस्ट्री के अंदर प्रारंभिक, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भारत है इंडियन हिस्ट्री। और इसके साथ साथ इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ में आपके जनरल साइंस भी है, और इसके बाद में आपका मेंटल एबिलिटी भी है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी ये भी है, और मेंटल एबिलिटी के साथ साथ आपका करंट अफेयर भी है। तो कहने का मतलब यह थोड़ा सा डायनेमिक सिलेबस है, ज़्यादा है। उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा है। देखिए राजस्थान जीके जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, इसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन हिस्ट्री है, और आपका जनरल साइंस है, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर। ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये RAS प्री का सिलेबस है कंप्लीट। तो आपको इन सारे सब्जेक्ट की थोड़ी सी बढ़िया रणनीति बनानी है अपने आप में। और मैं कह सकता हूं कि ये जो थोड़ा सा इसमें कंटेंट ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो मेरिट डिसाइडेड पेपर है वो आपका पेपर 2 है, क्योंकि पेपर 2 के अंदर आपका थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है। यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में जनरली 170, 180, 190 नंबर हर स्टूडेंट ला सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जोर आता। कई बार क्या होता है, हिंदी में अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी इस पेपर में पास नहीं हुए, ऐसे भी कई सारे एस्पिरेंट्स थे पिछली भर्ती में। तो इस हिसाब से जीके जीएस के अंदर आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आपको किस तरह से इसमें देखना है, कौन कौन सी बुक को फॉलो करना है। तो बुक्स तो आप देखिए, चूँकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है उस हिसाब से मैं ज़्यादा आपको इतना नहीं कहूँगा कि आप कहीं से भी इसको पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूँगा। राजस्थान जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की बात करूँ तो यहाँ पर आप सबसे बढ़िया है कि कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करें जिसमें अपना क्लियर हो जाए। तो अभी आपके पास टाइम है, इसलिए आप इन तीनों के लिए आप पैनोरमा की बुक्स पढ़ सकते हो, पैनोरमा। ठीक है, ये जो गाइड है, ये जो बुक्स है, ये ठीक है मेरे हिसाब से, पूरा व्यवस्थित दे रखा कंप्लीट। आप ऐसे अलग अलग राइटर की पढ़ोगे तो वहाँ पे आपके कई सारे जो टॉपिक है, जैसे जनसंख्या का वाला टॉपिक है, या फिर आपका पशुधन वाला है, या वन वनस्पति है, तो ये थोड़े से कृषि के जो आंकड़े हैं वो अप टू डेट नहीं रहते हैं। ऑथेंटिक बुक की बात करो तो इसमें से आप पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब से सारा क्लियर हो जाएगा। इंडियन और वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है, अभी आपके पास टाइम है तो आप महेश वर्णवाल की बुक को आप फॉलो कर सकते हो। महेश वर्णवाल बढ़िया बुक है, अच्छे से अभी टाइम है तो उस हिसाब से आप इस किताब को अच्छे से पढ़ सकते हो। और इंडियन पॉलिटी के लिए आप M लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा, बहुत बढ़िया बुक है। 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इस बुक्स में से अपन क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए आपको ध्यान रखना है, अभी यूनियन जो बजट आया है तो यूनियन बजट हो गया। ठीक है, बजट के साथ में आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ये आप थोड़ा फॉलो कर लो, तब तक राजस्थान का बजट भी आ जाएगा, उनको थोड़ा फॉलो कर लो। और करंट डेली आप पढ़ते रहिए, उसमें भी इकोनॉमिक्स के जो हमेशा क्वेश्चन बनते हैं उस हिसाब से उसको तैयार कर लो। तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी के 4-5 प्रश्न होंगे तो आपके करंट के हिसाब से सही हो जाएंगे। और इंडियन हिस्ट्री आप भले ही अभी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कक्षा 11 और 12 की जो बुक है वो बढ़िया है, 11th एंड 12th की आप बुक पढ़ लो, ठीक है। बाकी इसके अंदर थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है, उस हिसाब से आप इन दोनों बुक्स को पढ़ लो। तो मेरे हिसाब से 1-2 प्रश्न बहुत ही सरल लेवल के पूछे जाते हैं, इतने कोई पिछला पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद जनरल साइंस, इसके लिए आप 9th और 10th की बुक है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है इंपॉर्टेंट है, उस बुक्स को पढ़ लो, मेरे हिसाब से इसमें निकल जाएगा। और मेंटल एबिलिटी और करंट अफेयर, इसके लिए आप कोई भी बुक्स, रेफरेंस बुक्स यूज कर सकते हो। करंट अफेयर आप भले डेली
जो न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हो, कोई भी, चाहे भास्कर या पत्रिका, उसको डेली पढ़िए। उसमें से जो भी करंट के क्वेश्चन बनते हैं उसको आप डेली नोट डाउन करते रहिए। या फिर मासिक पत्रिका कर्नोलॉजी कोई भी यूज़ कर सकते हो, मूमल पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ सकते हो आप। वाली सूजस को यूज़ कर सकते हो, मंथली आती है, और वेबसाइट से सूजस की PDF भी है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो मंथली, तो उसको फॉलो कर लो। तो मेरे हिसाब से ये जो आपका करंट अफेयर है इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मेंटल एबिलिटी है, उसको आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो। जनरल साइंस 9th-10th की बुक्स पढ़ लो, बढ़िया सफिशिएंट है। इंडियन हिस्ट्री थोड़ा लंबा पार्ट है, तो 11th-12th की बुक्स में जो जो सिलेबस में है उसको पढ़ना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपको 11th-12th की पूरी बुक पढ़नी है। आपके जो भी सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस को एक बार आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। 2016 का जो सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा इस बार भी, ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होगा। हो सकता है कि 1-2 टॉपिक जुड़ जाए, हट जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। पॉलिटी में अच्छी बुक है, आप इसको पढ़िए। और ये आप पढ़ लो कि कंप्लीट महेश वर्णवाल की बुक भी बहुत बढ़िया है। इंडियन और वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है उसका आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। राजस्थान के लिए भले आप अपने हिसाब से कोई भी बुक पढ़ सकते हो, और ऑथेंटिक बुक पढ़नी है तो आप इसके साथ साथ हरिवंश सक्सेना की बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। और एक इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है हरिनारायण शर्मा की, उसको पढ़ सकते हो। तो कोई भी बुक फॉलो कर लो। और मेरे हिसाब से ये बुक्स एक्साई बुक है कंप्लीट, और लेटेस्ट इसके अंदर जो डेटाज है वो भी दे रखे हैं, तो ये थोड़ा सा ठीक रहेगा आपके पास, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो आपका सेकंड पेपर है ये कंप्लीट, ये पेपर आप इस तरह से यदि पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से जो पिछला पेपर था इतना कोई टफ नहीं था। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा फॉलो करिए और तैयारी करिए, मैं कह रहा हूँ आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो इस तरह से दोनों पेपर की जो रणनीति मैंने आपको बताई है, ये सारी किताबों को आप बार बार रिवाइज करिए। और ध्यान ये रखना है आपके पास में टॉपिक की बुक से आप एक ही फॉलो करिए, लगातार एग्जाम तक उसी बुक को आप बार बार रिवाइज करिए। 2 बार 3 बार 4 बार आप रिवाइज करोगे तब जाकर के आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। एग्जाम के बाद में अगले लेवल की बात करता हूं, तो अगले लेवल में आपका फिजिकल टेस्ट होता है। और फिजिकल टेस्ट कोई ज़्यादा हार्ड टेस्ट नहीं है। जैसे बात करता हूं इस बार का जो शेड्यूल था, इसमें आपके 3 चीज़ें हैं, 3 इवेंट है। सबसे पहले आपका 100 मीटर आपकी है दौड़ है, ठीक है, रनिंग कितनी 100 मीटर। और उसके बाद में आपका है जो आपका बीम बोलते हो या चिनअप बोल सकते हो उसको, चिनअप, ये आपकी 7 चिनअप है। कितनी चिनअप है? 7, ठीक है। और फिर है आपका लॉन्ग जंप, ठीक है, और लॉन्ग जंप आपका है 15 फीट। उसमें भी इस बार थोड़ा अलग अलग दे रखा था। 100 मीटर की जो दौड़ है 13, 14, 15 सेकंड, शायद 14, 15, 16 ये था, शायद 14, 15, 16 अलग अलग था। ये आपके 40 का था और ये दोनों 30-30 अंक के थे। ये 40 अंक का और ये आपका 30 अंक और ये भी आपका 30 अंक। इस तरह से आपका जो फिजिकल है वो पूरा 100 मार्क्स का था, ठीक है। कितने मार्क्स का था? 100। ये आपका 100 मार्क्स का था। और आपको ध्यान ये था कि यहाँ जो 100 मीटर है 40 अंक कब मिलेंगे? जब आप पूरी 14 सेकंड में कर लोगे, 15 सेकंड में करोगे तो 25 नंबर मिलेंगे, और 16 सेकंड में करोगे तो 15 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से 10, 20, 30 इसमें भी था। यदि आप 5 निकालते हो 10 मिलेंगे, 6 निकालते हो तो 20 मिलेंगे, 7 के 7 निकालो 30 के 30 अंक मिलेंगे। और लॉन्ग जंप यदि आप 13 फीट कूदते हो तो आपको 10 मिलेंगे, 14 कूदते हो 20 मिलेंगे, पूरे 15 फीट कूदते हो तो कितने नंबर मिलेंगे? 30। इस तरह से ये आपके 100 नंबर का ये आपका फिजिकल टेस्ट था। और इसमें क्या था कि इंटरव्यू कॉल जो होता था, इंटरव्यू कॉल में क्या होता था कि आपकी फिजिकल यानी एग्जाम प्लस फिजिकल टेस्ट, इन दोनों के मार्क्स को ऐड करते थे, ठीक है। इन दोनों के मार्क्स को ऐड करके आपकी क्या बनती थी? मेरिट बनती थी। क्या बनती थी? मेरिट, ठीक है। इस मेरिट के आधार पर आपका इंटरव्यू कॉल होता था, ठीक है। यानी एग्जाम प्लस फिजिकल, एग्जाम प्लस फिजिकल के जो मार्क्स बनते हैं इन दोनों को ऐड करके क्या बनती थी? मेरिट। और उसी के आधार पे आपका इंटरव्यू कॉल होता था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, चूंकि आपको पता है इसमें यदि अपन नंबर कम लाएंगे तो इसमें ज्यादा लाएंगे तो फिर दोनों का ऐड यदि कम होगा तो अपन पीछे भी रह सकते, इसलिए ये भी बहुत जरूरी है, फिजिकल भी कंपलसरी है।
आफ्टर देन इंटरव्यू कॉल के बाद में अपन इंटरव्यू की बात करें तो ये आपके 50 अंक का है, पर्सनालिटी टेस्ट है। वैसे इंटरव्यू का मतलब हो गया पर्सनालिटी टेस्ट है, आपकी पर्सनालिटी का जो टेस्ट होगा अपने आप में। तो इसके लिए आप हमेशा अपने हिसाब से प्रयास करो, करंट को अच्छा अपडेट कर लो। तो इंटरव्यू में मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। वैसे इस बार के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए, लगभग एवरेज मान के 25 से एबो सबके ही अच्छे नंबर थे। तो इंटरव्यू में कोई ज़्यादा इतना नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से है और हमें कभी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला या कहीं पे अपने बोलने का मौका नहीं मिला, तो उस हिसाब से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और बाकी एग्ज़ाम में मेहनत करिए। हो सकता है कि एग्ज़ाम में आप 10-15 नंबर की अच्छी लीड बना लो और इंटरव्यू में यदि 10 नंबर कम भी आए तो आपके ज़्यादा इतना वेरी नहीं करेगा। तो उस हिसाब से इस इंटरव्यू की तैयारी इन दोनों में समाहित है। और वैसे मैं बताऊं, साक्षात्कार के लिए आपको पता है कि प्रतिदिन ये अपने आप में एक बहुमुखी आपकी प्रतिभा का टेस्ट है। उस हिसाब से इसकी तैयारी की कोई इतनी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जब पूछते हैं क्वेश्चन तो वो ज़रूरी नहीं है आपको केवल आपकी क्वालिफिकेशन को पूछे या फिर आपकी जॉब से रिलेटेड, कहीं से भी शुरू हो सकता है। इसलिए उसमें कोई इतनी तैयारी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी थोड़ा सा आप इन चीज़ों को अपडेट करके तैयारी करोगे तो इंटरव्यू आपका अच्छे से हो जाएगा। और जब लास्ट मेरिट बनती है तो उसमें से आपके फिजिकल के जो नंबर होते हैं वो हटा देते हैं और फाइनल जो मेरिट बनती है, ध्यान रखिए, फाइनल जो आपके मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट बनती है वो केवल और केवल आपकी, यानी हो गया आपके एग्जाम के मार्क्स प्लस इंटरव्यू, ठीक है, एग्जाम के मार्क प्लस इंटरव्यू, इन दोनों को मिला करके आपकी फाइनल मेरिट बनती है। और बताऊं, सब इंस्पेक्टर की विज्ञप्ति में आपके अलग अलग पोस्टें हैं। आईबी की है, जो सबसे जो जनरल पुलिस की पोस्ट है उसको एपी बोलते हैं, आईबी है, प्लाटून कमांडर है, ठीक है, आरएसी है। तो अलग अलग कैटेगरी की पोस्टें हैं। सबसे टॉप पोस्ट है वो आपके एपी की है और इस विज्ञप्ति में एपी की सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, लगभग 786 के आसपास है कितनी आपके पोस्टें हैं। तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया गोल्डन चांस है, अच्छी वैकेंसी है। और अभी आरपीएससी के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह यादव है, जो पहले राजस्थान सरकार के अंदर पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी की पोस्ट पे रहे हैं, वहाँ से रिटायर्ड हुए हैं। तो उनकी मैं कह सकता हूँ कि दिमाग में ये चीज़ है कि अभी राजस्थान पुलिस के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज की कमी है। 2000 से भी एबो के आसपास सब इंस्पेक्टर की पोस्टें वो खाली है। तो मेरे हिसाब से सरकार जल्द से जल्द इस वैकेंसी को पूरा करनी चाहेगी। और अभी आरपीएससी के पास में आपको बताऊं कि फरवरी इसी मंथ के अंदर वो आपका रेंजर का एग्ज़ाम है फॉरेस्ट रिलेटेड, और उसके बाद में अप्रैल के अंदर कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम है, मई तक चलेगा। और इसके बाद में आरपीएससी के पास मेरे हिसाब से कोई पेंडिंग एग्ज़ाम नहीं है। तो उनकी सामने ये टास्क रहेगा कि सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि ये 3 स्टेप का एग्ज़ाम है, फिजिकल भी होगा, उसके बाद में इंटरव्यू भी होगा, तो टाइम लगता है। उस हिसाब से हो सकता है कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द कंडक्ट हो। और मैं भी कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप सितंबर तक मान कर चलिए, अगस्त या सितंबर एग्ज़ाम की ये पॉसिबिलिटी है। ध्यान रखिए, एग्ज़ाम आपका शेड्यूल हो जाएगा लगभग आप अगस्त सितंबर, ठीक है। तो यहाँ तक इस एग्ज़ाम के होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो उस हिसाब से जो भी नए युवा लोग हैं और वास्तव में कुछ कर गुजरना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के माध्यम से, तो आप तैयारी करिए, बहुत बढ़िया तैयारी करिए। ये जो मैंने रणनीति बताई है इसके अनुसार आप डेली 7 से 8 घंटों की स्टडी करिए। तो ये एग्ज़ाम कोई बड़ा मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है। 4-5 महीने की एक रिदम के साथ में आप अच्छी तैयारी करते हो तो बहुत कह सकता हूँ एग्ज़ाम अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। और बढ़िया मेहनत करिए, अच्छी मेहनत करिए। और मेरी जो ये रणनीति आपको कैसे लगी, आप भी अपने हिसाब से बना सकते हो। और आप लास्ट में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी उसका मैं समाधान करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच।